अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं अर्शिया शेख। जिसे डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हिंदुस्तानी माईशत के हवाले से एक अच्छी खबर सामने आई है। नवंबर 2024 में हिंदुस्तान का जीएसटी वसूली 8.5% से बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। जीएसटी वसूली में इजाफे की वजह से हिंदुस्तानी माईशत को काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। वज़रात खजाना की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर की इस वसूली ने अप्रैल से नवंबर तक की कुल जीएसटी वसूली को 14.57 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया है। पिछले महीने में अक्टूबर 2024 में जीएसटी वसूली में 9% का इजाफा दर्ज किया गया। अक्टूबर की कुल वसूली 1.87 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब तक की दूसरी सबसे बड़ी वसूली थी। इसमें घरेलू फरोख्त में तेजी और बेहतर तामील ने अहम किरदार अदा किया है। मरकजी जीएसटी 33,121 करोड़ रुपए, रियासती जीएसटी 41,864 करोड़ रुपए और जीएसटी आईजीएसटी 99,111 करोड़ रुपए और सीस 12,550 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। जीएसटी की वसूली में इजाफे की हुकूमत को तरक्याती कामों में मजीद सरमायाकारी करने का मौका फराहम हो सकता है। इससे सड़क, सेहत, तालीम जैसी बुनियादी खिदमात को फराहम देना बहुत आसान होगा। काबिल जिक्र है कि हाल ही में जीएसटी काउंसिल के वज़रा की एक जमात ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी हटाने और दीगर शरहों में तब्दीली पर अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 21 दिसंबर को जैसमीर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस पर फैसले लिए जा सकते हैं। अहम मुमकिन तब्दीली की बात करें तो इसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी को हटाने या शरहों को कम करने पर गौर किया जा सकता है। इसके अलावा रोजमर्रा की कई अशिया पर जीएसटी की शरह को 12% से कम करके 5% करने की तजवीज की गई। जनूबी थाईलैंड और शुमाली मलेशिया में शदीद सैलाब ने तबाही मचा दी है। मौसलाधार बारिश, सैलाब की वजह से दोनों ममालिक के हजारों अफराद की जिंदगी पर गहरा असर पड़ा है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक सैलाब के नतीजे में 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका, जिसके बाद लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। आफात से बचाव बहाली के महकमा के मुताबिक जनूबी थाईलैंड में शदीद सैलाब ने तकरीबन 5,34,000 घरों को मुतासिर किया है। 29 नवंबर तक मरने वालों की तादाद 9 थी। मुतासरा इलाकों में हजारों अफराद 200 आर्जी रिलीफ कैंपों में पनाह लेने पर मजबूर है। सोबा सोंगखला के चाना जिला में आने वाले शदीद सैलाब ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इंटरनेट पर वायरल होने वाले सैलाब की कई वीडियो फुटेज में सैलाब की शिद्दत को देखा गया है, जिनमें लोगों को ट्रकों पर घरों से बाहर निकाला जा रहा क्योंकि उनके घर सैलाबी पानी में डूब चुके हैं। जबकि एक वीडियो में याला सूबे के सत्तिंग नोको जिला में इमदादी कारकुन सैलाब से मुतासरा मकान की छत से एक बच्चे को निकालते हुए नजर आए थे। नेशनल डिजास्टर कंट्रोल सेंटर ने कहा कि थाईलैंड के पड़ोसी मुल्क मलेशिया में आने वाले शदीद सैलाब से 9 रियासतों के तकरीबन 1,39,000 लोग मुतासिर हुए हैं। जुमा यानी 29 नवंबर तक यहाँ 3 लोगों की मौत हो चुकी है। थाईलैंड के पड़ोसी मुल्क फिलिपाइन को सिर्फ नवंबर के महीने में 6 समुद्री तूफानों का सामना करना पड़ा। संभल इलाके में शाही जामे मस्जिद के सर्वे के दौरान होने वाले हंगामा आराई की तहकीकात के लिए कायम अदालती कमीशन की टीम ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार और अरोड़ा की सरबराही में कमीशन की टीम ने डीएम और एसपी के हमरा मुतासरा इलाके का दौरा किया और मौजूदा सूरत हाल का मुआयना किया है। कमीशन ने शाही जामे मस्जिद में जाकर वहां की हालात का जायजा लिया। इस मौके पर मुरादाबाद के डिविजनल कमिश्नर अंजनी कुमार सिंह ने मीडिया को बताया है कि कमीशन ने अपने मुआयने के दौरान मुकामी अफराद से सवालात किए और हक़ाइक़ जमा किए। टीम का दौरा सिर्फ इब्तिदाई मुशाहिदे तक महदूद था और मजीद तफसीली तहकीक के लिए आइंदा के मंसूबे बनाए गए थे। इसके अलावा भी उन्होंने बताया है कि कमीशन ने इंतजामिया से सवालात किए, जिनके जवाब फराहम किए गए हैं। ये मुआयना मजीद कार्रवाई के लिए बुनियादी मालूमात जमा करने का हिस्सा था। उनके मुताबिक कमीशन की 2 रुकनी टीम ने मौके पर जाकर मुतासरा इलाके का जायजा लिया, जबकि मुकम्मल टीम बाद में मजीद तफसीलात पर गौर करेगी। कमीशन ने हंगामा आराई के असरात से मुतासरा मुकामात पर तवज्जो मरकूज रखी। पुलिस के मुताबिक संभल की मौजूदा सूरत हाल काबू में है और इंतजामिया पर उम्मीद है कि जल्द ही हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आ जाएंगे। जिला इंतजामिया ने सियासी जमातों के दौरों पर 10 दिसंबर तक पाबंदी आयद कर रखी है ताकि अमन कायम रखा जा सके।
महाराष्ट्र में महायुति हुकूमत के क़याम पर जारी शुकूक शुबहात के दरमियान कारगुजार वज़ीर-ए-आला एकनाथ शिंदे 2 दिन की खामोशी के बाद सितारा से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। रवानगी से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिंदे ने वाज़ेह किया है कि उन्होंने पहले ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर वज़ीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर के फैसले को गैर मशरूत हिमायत दी है और महाराष्ट्र के लिए उनके किसी भी फैसले को कबूल करेंगे। सितारा में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शिंदे ने अपनी सेहत के बारे में बताया है कि वो आराम करने के लिए आए थे क्योंकि इंतखाबी मुहिम में सख्त मशक्कत के सबब तबीयत मुतासिर हो गई थी। उन्होंने कहा है कि 2.5 साल दौरे हुकूमत में कोई छुट्टी नहीं ली और इंतखाबी मुहिम के दौरान एक दिन में 10 से 8 जलसे किए हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि उनकी हुकूमत अवाम की आवाज है और वही करेगी जो अवाम की भलाई के लिए बेहतर हो। हुकूमत साजी पर बात करते हुए शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र की अवाम को जैसी हुकूमत चाहिए वैसी हुकूमत मिलेगी। उन्होंने कहा है कि उनकी तीनों इत्तेहादी जमातों के दरमियान मुकम्मल तालमेल है और हुकूमत के क़याम के लिए वज़ीर-ए-आज़म और अमित शाह जो भी फैसला करेंगे वो इसे कबूल करेंगे। शिंदे ने अपनी हुकूमत को तारीखी करार देते हुए कहा है कि 2.5 साल के कलील अरसे में उनकी हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद के बड़े मंसूबे शुरू किए हैं जो सुनहरे हुर्फ में लिखे जा सकते हैं। शिंदे के सितारा जाने से क़यास आराई मजीद बढ़ गई है, ताहम ये तवक्की की जा रही कि अहम सियासी पेशरफ्त सामने आ सकती है और हुकूमत साजी पर हतमी फैसला हो सकता है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ किसी भी मुमकिन इत्तेहाद या समझौते की तरदीद की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में हर फैसला मुशावरत के साथ लिया जाता है और पार्टी में ना तो कोई तानाशाही है और ना ही कोई हिदायत दी जाती है। देवेंद्र यादव का कहना था कि कांग्रेस 2025 के दिल्ली असेंबली इंतखाबात में तमाम 70 असेंबली सीटों पर अपने उम्मीदवारों के साथ मुकाबला करेगी। यादव ने मजीद कहा है कि लोकसभा इंतखाबात के दौरान उन्हें यह एहसास हो चुका था कि आम आदमी पार्टी की अवामी मुखालिफत का कांग्रेस को भी उठाना पड़ेगा और ऐसा ही हुआ। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में अपने तौर पर लड़ती है तो बेहतर नतीजे आते हैं। हमें इत्तेहाद का नुकसान उठाना पड़ता था जिसके बाद हमें कभी सीट नहीं जीत सके। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 24 दिनों से दिल्ली की सड़कों पर अवामी मसाइल को उजागर किया गया, खास तौर पर आपकी हुकूमत की नाकामी को। महंगाई, बेरोजगारी के मसाइल पर किए गए वादे पूरे नहीं हुए जिसकी वजह से केजरीवाल को अवामी मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा भी 2013 में आम आदमी पार्टी की कामयाबी के दौरान कोई नहीं सोच रहा था कि शीला दीक्षित की शिकस्त होगी। अब वही मुखालिफ माहौल एएपी के खिलाफ बनता हुआ दिखाई देता है और कांग्रेस 2025 में तब्दीली लाने के लिए तैयार है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली के रामलीला मैदान पर आइन के तहफ्फुज़ के हवाले से मुनक़िदा कांग्रेस के अज़ीमुश्शान जलसाम से खिताब करते हुए कहा है कि आइन को बचाने के लिए तमाम जमात तंजीम को मुत्तहिद होकर जदोजहद करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जमहूरियत के तहफ्फुज़ के बगैर अवाम की शिराकत मुमकिन नहीं। उन्होंने तारीखी हवालों के साथ बताया है कि बरतानवी दौर में सिर्फ अमीर जमींदारों को वोट का हक हासिल था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर ने मिलकर बालिग रायदही की बुनियाद रखी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज़न सवाल किया है कि बालिग रायदही मोदी ने दी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तमाम हुकूक आइन की मरहून मिन्नत है जिनका तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। कांग्रेस सदर ने कहा है कि पिछले 11 सालों में बीजेपी ने मुसलसिल आईनी इदारों और जमहूरियत को कमजोर करने की कोशिश की। अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश की गई, मीडिया पर पाबंदी लगाई गई। बीजेपी के लीडरान सरेआम 400 पार्लिमानी सीटों की मांग करे ताकि वो आइन को बदल सके। ऐसे माहौल में राहुल गांधी ने कश्मीर से कन्याकुमारी भर, मणिपुर से मुंबई तक की रैली निकाली थी। उन यात्रा ने अवाम के इश्यूज को कांग्रेस पार्टी का इश्यू बनाया है, इस मुल्क का इश्यू बनाया और आज आप सब यहाँ इस तारीखी रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए क्योंकि ये इश्यू आज भी खत्म नहीं हुआ है। संभल के मामले पर कांग्रेस सदर ने कहा है कि बीजेपी का कहना है कि वहां पहले मंदिर था, अब मस्जिद है, मस्जिद के नतीजे और इसके नीचे मंदिर है। मोहन भागवत ने 2022 में कहा था हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने का काम ना करे। आपके यानी बीजेपी के लोग ऐसा बोलते फिर रहे हैं। 1947 से कब्ल के मजहबी मुकामात को जूं का तू बरकरार रखने के लिए साल 1991 में कानून बनाया गया था। ये लोग इसको भी नहीं मानते हैं। कानून भी आप बनाते हैं और आप भी तोड़ते हैं। ताजमहल मुसलमानों ने बनाया है, इसको भी जाकर तोड़ दो। लाल किला मुसलमानों ने बनाया, वो भी तोड़ दो। हैदराबाद में किला है, वो भी तोड़ दो। सब कुछ ऐसे ही खत्म कर देंगे। क्या हम लोग मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम भी हिंदू मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। सेक्युलर रहने की वजह से चाहता हूं कि एक होकर चले। वक्फ बिल कांग्रेस के साथ साथ तमाम अपोजिशन पार्टियों ने मुखालिफत की। ये लोग मुल्क को तोड़ने का काम करते हैं। ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर एक बार मुल्क गुलामी में चला जाएगा। हम सबको मिलकर इंसाफ की लड़ाई लड़नी चाहिए।
افغانستان میں پوست کی کاشت میں کمی واقع ہے، لیکن ساتھ ہی مصنوعی منشیات کے استعمال میں اضافہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ملک میں افیم کی پیداوار میں کمی کا رجحان برقرار ہے، تاہم کاشتکاروں کو متبادل زرعی مواقع مہیا نہ کیے گئے تو یہ کامیابی خطرے میں پڑ جائے گی۔ طالبان کی جانب سے منشیات پر سخت پابندی کے بعد گزشتہ برس کی طرح اس سال بھی افغانستان میں افیم کی پیداوار 2022 کے مقابلے 93% کم رہی، تاہم اس کمی کے نتیجے میں لیبارٹری میں تیار کردہ مصنوعی منشیات کی پیداوار اور استعمال میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے انسداد منشیات جرائم یعنی UNODC کے مطابق امسال افغانستان میں 433 ٹن افیم پیدا ہوئی، جو گزشتہ برس کے مقابلے میں 30% زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ 2 سال پہلے کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ایجنسی کی جانب سے 6 نومبر کو جاری کی گئی اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 12,800 ہیکٹر زمین پر افیم پیدا کی گئی۔ اس کی قیمت تقریباً $26 کروڑ تھی، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 130% زیادہ، مگر 2022 میں پابندی سے پہلے لے کر اس کے عرصے تک 80% رہی تھی۔ کیونکہ لہٰذا منشیات کی لت کے علاج تک رسائی، اس مقصد کے لیے درکار وسائل اور بنیادی ڈھانچے کی فراہمی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے 34 میں سے 32 صوبوں میں اس علاج کی سہولت موجود ہے، لیکن مختلف علاقوں اور طبقات کے مابین ان کی فراہمی میں نمایاں فرق ہے۔ بالخصوص خواتین کے علاج معالجے تک رسائی بہت محدود ہے۔ اس کے علاوہ کہ پوست کی کاشت پر انحصار کرنے والے دیہی آبادی کو قانونی معاشی اعتبار سے فائدے مند بنا سکتے تھے۔ دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاون مشن یونیما نے اپنے ایک مشترکہ رپورٹ میں افغانستان میں طالبان کے قابض ہونے کے بعد میڈیا کی آزادی کی سنگین صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ میڈیا اداروں اور صحافیوں کو سینسرشپ کا سامان ہے، جبکہ خواتین صحافیوں کو امتیازی قوانین کے تحت نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس عرصے کے دوران 256 صحافیوں کو غیر قانونی طور پر گرفتار یا حراست میں رکھا گیا، 130 صحافیوں کو تشدد، غیر انسانی سلوک کا سامنا کرنا پڑا اور 75 صحافیوں کو دھمکیوں یا ہراساں کیے جانے کے واقعات رپورٹ ہوئے تھے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ اگست 2021 میں قابض ہونے کے بعد سے طالبان نے افغان میڈیا پر سخت پابندیاں عائد کر رکھی تھی۔ مقامی میڈیا کے ساتھ بین الاقوامی میڈیا کو بھی حکومت کی جانب سے کڑی نگرانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ درخواست کی ہے کہ افغانستان میں انسانی حقوق کو خراب صورتحال، بالخصوص خواتین، لڑکیوں کو درپیش سنگین حالات کی تحقیقات کرے۔ یہ درخواست چلی، کوسٹاریکا، اسپین، فرانس اور میکسیکو کی جانب سے دی گئی تھی۔ افغانستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ان ممالک نے میثاق روم کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس کے تحت کوئی بھی ریاستی فریق ICC پروسیکیوٹر کو کسی بھی ایسی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کہہ سکتا ہے۔ ایسی درخواست پر دفتر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آیا متعلقہ معاملے میں فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے یا پھر نہیں۔ ICC پروسیکیوٹر کریم خان نے بتایا ہے کہ ان کا دفتر افغانستان کی صورتحال کا پہلے ہی جائزہ لے رہا اور ایسے مہینے اور مبینہ جرائم کے بارے میں تحقیق بھی کر رہا جن کا اس درخواست میں تذکرہ ہے، اور اس ضمن میں خواتین، لڑکیوں کے ساتھ منظم طور سے امتیازی سلوک روا رکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا حساب بھی یقینی بنانے میں تعاون کرے گا۔ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بعد متعدد امیدواروں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں یعنی VEM کے مائکرو کنٹرولر جانچ کے لیے درخواستیں دی تھی۔ دراصل بارامتی سے اجیت پوار کے خلاف الیکشن لڑنے والی NCP SP کے امیدوار یوگیندر پورا نے کہا ہے کہ 19 ووٹنگ مشینوں کی جانچ کے لیے 8.96 لاکھ روپے ادا کیے ہیں۔ یوگیندر پوار کے علاوہ ہڈسپار سے NCP کے امیدوار پرشانت جگتاپ اور پونے کینٹ سے کانگریس کے امیدوار رمیش باگوی نے بھی جانچ کی درخواست کی ہے۔ ضلع بھر میں 137 ووٹنگ مشینوں کے مائکرو کنٹرولز کی تصدیق کے لیے 66.64 لاکھ روپے کے مجموعی فیس جمع کرائی گئی ہے۔ سپریم کورٹ کے رہنما اصول کے مطابق وہ امیدوار جو اپنے حلقے میں دوسرے یا تیسرے نمبر پر رہے وہ EVM کے 5% مائکرو کنٹرولر کی جانچ کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ امیدواروں کو اس کے لیے درخواست اور جانچ کی فیس جمع کرانی ہوتی ہے۔ پونے کے ضلع الیکشن حکام نے ان درخواستوں کو ریاست کے چیف الیکشن آفس بھیج دیا ہے۔ پرشانت جگتاپ نے ہڈسپار میں 27 ووٹنگ مشینوں کی جانچ کے لیے تقریباً 12 لاکھ روپے فیس دیے، جبکہ راہل کلاتے نے چنچوڑ میں 25 مشینوں کے لیے 11 لاکھ روپے ادا کیے ہیں۔ کانگریس کے سنجے جگتاپ نے 21 مشینوں کے لیے جانچ کے لیے 9.9 لاکھ روپے ادا کیے ہیں۔ جانچ کے عمل کی نگرانی سخت سیکورٹی کے تحت کی جائے گی۔
कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट में बीजेपी की क़ियादत वाली मरकजी हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा कि आज लड़ाई उस वक्त के खिलाफ है जो लोगों के हुकूक को कमजोर करके उन्हें कुछ ताजिर दोस्तों के हवाले कर देती है। उन्होंने वायनाड के मनंतवाड़ी में एक जलसाम से खिताब करते हुए कहा, आज हम अपनी कौम हिंदुस्तान की रूह के लिए जद्दोजहद कर रहे। वायनाड में अपने दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, हम एक ऐसी ताकत के खिलाफ लड़ते हैं जो हमारे मुल्क की बुनियाद पर कायम इदारों को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करती है। उन्होंने वायनाड के लोगों के साथ रहने और उनकी जरूरियात के लिए कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का वादा किया है। उन्होंने कहा, इंतखाबी मुहिम से पहले जब मैं यहाँ लैंड स्लाइडिंग के मुतासरीन से मुलाकात के लिए आया तो मैंने एक नौजवान लड़के से मुलाकात की जिसने अपनी दादी के अलावा अपने खानदान के तमाम अफराद खो दिए थे। वो बहादुर था लेकिन टूटा हुआ था। लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी पानी के दौरान 6 घंटों तक वो अपनी माँ को बचाने के लिए उनसे लपटा रहा। बाद में इसने अपनी माँ को सैलाब में बहते हुए देखा। प्रियंका ने मजीद कहा, जब मैं इंतखाबी मुहिम के दौरान दोबारा आया तो मैंने इससे इसके शौक के बारे में पूछा। उसने जवाब दिया है कि इसका शौक उन लोगों की मदद करना है जो तकलीफ में है। उन्होंने कहा, ये लड़का न सिर्फ बहादुर है बल्कि इसका दिल भी सोने जैसा है। ये लड़का आपका बेटा है। वो नौजवान खातून जो होम स्टे चलाती है वो आपकी माँ है। वो किसान जो दर्द में होने के बावजूद मुस्कुराता है वो आपका भाई है। मेरे लिए आप सबके दिल में सादा है लेकिन इंसानी जिंदगी सही गलत की वाज़ेह समझ रखते हैं। आप उस मुल्क के तमाम खूबसूरती, ताकत, जुर्रत, इत्तेहाद की नुमाइंदगी करते हैं जिसे हम वतन कहा जाता है। प्रियंका गांधी ने कहा कि एक मजबूत बेहतर मुस्तकबिल की जद्दोजहद कर रहे, हम एक बड़ी जंग भी लड़ रहे। ये जंग हिंदुस्तान की रूह और उन तमाम इख्तिदार के लिए है जिनके लिए हमारे आबा अजदा ने जद्दोजहद की थी। हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ते रहेंगे। आपके हुकूक को आपके हाथों में रखने और इख्तिदार को हिंदुस्तानी अवाम के हाथों में बरकरार रखने की कोशिश करें। हम जमहूरियत को बीजेपी की तबाहकुन पॉलिसी से बचाने और हर हिंदुस्तानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है, चाहे उनका मजहब, जात या जिन्स कुछ भी हो। राहुल गांधी के साथ 2 रोजा दौरे पर वायनाड पहुंचे प्रियंका गांधी ने हफ्ते को वायनाड लोकसभा हल्के के तहत आने वाले बॉडी, नकामबोर के कोलाई, कोझिकोड के बिंदौर और एडोना के मलमपुर अजला में मुनक़िदा अवामी जलसों से शिरकत की थी। प्रियंका ने वायनाड लोकसभा इंतखाबात में वोटों के बड़े फर्क से जीत हासिल की जो उनका पहला इंतखाबी मुकाबला रह चुका था। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने शरह पैदाइश में कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि वो मुआशरे जिनकी पैदाइश की शरह 2 से कम हो वो खत्म हो गई है। उन्होंने कहा है कि आबादी के तनासुब को बरकरार रखने के लिए 2 से ज्यादा बच्चों की जरूरत है। भागवत ने एक प्रोग्राम के दौरान कहा, जदीद आबादियाती साइंस के मुताबिक अगर किसी मुआशरे की शरह तौलीद 2.1 से नीचे चली जाए तो मुआशरा दुनिया से खत्म हो जाता है, चाहे कोई भी बहरान ना हो। इसलिए हमें अपनी शरह तौलीद को 2.1 से कम होने से रोकना होगा। भागवत ने जोर दिया है कि हिंदुस्तान की मौजूदा आबादियाती पॉलिसी के मुताबिक शरह तौलीद को 2.1 पर बरकरार रखना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि अगर हमें 2.1 शरह तौलीद चाहिए तो हर खानदान में 2 से ज्यादा बच्चे होने चाहिए, बल्कि 3 होना ज्यादा बेहतर है। ये न सिर्फ समाजी बखा के लिए जरूरी है बल्कि साइंसी तहकीक भी यही कहती है। भागवत ने कहा है कि माजी में भी आरएसएस ने आबादी के तवाज़ुन पर जोर दिया और खबरदार किया है कि गैर मुतवाज़िन आबादी हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए खतरा बन सकती है। आम आदमी पार्टी के सरबराह और दिल्ली के साबिक वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रुकन असेंबली नरेश बालियान की गिरफ्तारी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर शदीद इल्जामात ऐड किए हैं। केजरीवाल का कहना था कि बालियान को गैंगस्टर कपिल सागवान की धमकियों का सामना था, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत को नजरअंदाज करते हुए खुद उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ने कहा, नरेश बालियान को गुज़िश्ता 1.5 साल से नंदू गैंग से जान से मारने की धमकी दी गई थी। गैंग ने बालियान के बेटे, खानदान के दीगर अफराद की तफसीलात भी अवामी तौर पर अफशा कर दी है। उनका मजीद कहना था कि गैंगस्टर चाहते थे कि बालियान उनके कहने पर लोगों से जबरदस्ती रकम वसूल करे वरना उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। केजरीवाल ने पुलिस पर इल्जाम आयद किया था कि बजाय इसके गैंगस्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाती, दिल्ली पुलिस ने तो रुकन असेंबली को ही गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के कानून इंतजामात की हालत कितनी खराब हो चुकी है जहां शिकायत करने वाले खुद निशाने पर आ जाते हैं। केजरीवाल ने अमित शाह पर बराह रास्त तनकीद करते हुए कहा कि उन्होंने दिल्ली में गैंगस्टर्स को खुली छूट दे रखी है और शिकायत करनेवालों को सजा दी जाती है। उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली में खौफ का माहौल पैदा हो चुका है जहां दिन दहाड़े गैंगस्टर फायरिंग कर देते हैं और कारोबारी अपराध भत्ता न देने पर कत्ल कर दिए जाते हैं। उन्होंने दिल्ली के पोश इलाके पंचशील इंक्लूव का हवाला देते हुए कहा कि एक 64 साल शख्स को बेदर्दी से कत्ल किया गया। उन्होंने दिल्ली में खवातीन सीनियर शहरियों के अदम तहफ़्फ़ुज़ पर भी तशवीश का इजहार किया है।
اسی کے ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتی ہے. اللہ حافظ.